हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, हमारी भाषा कैसे आगे बढ़ी और कैसे यहाँ तक पहुँची, जो आज हमारी परिष्कृत परमार्जित भाषा है, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा का एक क्रमिक विकास हुआ। ये विकास कैसा था? एक क्रम से हुआ। ऐसे नहीं कि कभी कुछ बढ़ गई, कभी एकदम स्लो हो गई, फिर एकदम से कुछ बड़ा नया उसमें आ गया, ऐसा नहीं था। क्रमिक विकास था, एक क्रम से ये भाषा बढ़ी है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय रूप। पहले क्या थी हमारी भाषा? संस्कृत इसकी जननी है, तो संस्कृत से ये पाली भाषा में परिवर्तित हुई। पाली भाषा से ये प्राकृत का रूप इसका बना। प्राकृत से ये अपभ्रंश आया। अपभ्रंश मतलब जो अशुद्धियाँ लिए हुए भाषा। और फिर अपभ्रंश से इसके कई क्षेत्रीय रूप बन गए, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं, जैसे कि शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी आदि से हिंदी की बोलियों का विकास होता है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा पहाड़ी बोलियों का विकास हुआ। अभी जो शौरसेनी थी पहली, उससे कौन कौन सी हुई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। मतलब अगर आप अपने नक्शे को इस तरह से डिवाइड करके देखें 4 भागों में, शौरसेनी से हमारी पश्चिमी हिंदी यानी वेस्टर्न साइड की हिंदी बनी, राजस्थान के तरफ की हिंदी हुई और पहाड़ी इलाकों की बोलियां विकसित हुई। उसके बाद जो अर्धमागधी थी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी बनी, यानी ईस्टर्न साइड की जो हिंदी थी वो बनी। और जो मागधी भाषा थी, मागधी अपभ्रंश से, उससे बिहार हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। बिहारी हिंदी बोलियों का विकास हुआ, जैसे कि भोजपुरी और अवधी और इस तरह की बोलियों का विकास हुआ। तो हमारे शुरुआत कैसे हुई? संस्कृत से हुई, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश बना और अपभ्रंश से वो कई अलग अलग क्षेत्रों में बट गई। अब अगर इसको आप टेबल बना करके देखना चाहें तो शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी 3 भाषाएं, 3 पार्ट हुए इसके। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, और मागधी से बिहारी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ये अलग अलग बटी। अब इसमें कौन कौन से इलाके, कौन कौन से एरिया थे, वो आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आई, कहाँ की भाषाएं आई? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और निमाड़ी। अभी जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं वो इन क्षेत्रों के नाम याद करेंगे। राजस्थानी में कौन कौन से आए? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी और मालवी। ये भाषाएं 4 राजस्थानी में आई। जो पहाड़ी थी उसमें 2 भाषाएं आई, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा याद करने की बात है, आपको याद हो जाएगा। यानी पश्चिमी पहाड़ी में कौन सी आई? नेपाल की तरफ का हिस्सा। मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊं और गढ़वाल की भाषाएं आ गई। अब अगर हम मागधी की बात करें तो बिहारी भाषा, मागधी से बिहारी भाषा बनी। बिहारी में कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहार की भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 भाषाएं बिहारी भाषा में। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी यानी ईस्टर्न यूपी की हिंदी जो है वो ईस्टर्न साइड की हिंदी, उसमें कौन कौन सी आई? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां, क्षेत्रीय भाषा की जो क्षेत्रीय भाषाएं उनको बोलियां कहा जाता है। ये बोलियां बन गई, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां बन गई। वो उन क्षेत्रों के जो गुणों को लिए हुए वो भाषाएं थी। अब भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से तो हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से जगह आई? हिंदी भाषा भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। अभी भारत में बहुत ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। जो उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली समझी जाती है, इन राज्यों के नाम अभी आपको ये याद रखना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में 10 राज्य आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। और इन 10 राज्यों में इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। इस विस्तार भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रीय बोलियां तो हैं, मतलब क्षेत्र के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। अभी इन हिंदी क्षेत्रों में अगर इनको आप उपभाषाओं में और बोलियों में बांट के देखें तो 5 उपभाषाएं, उपभाषा समझते हैं भाषा से, मुख्य भाषा से निकली हुई शाखा उपभाषा, और उस उपभाषा से निकली हुई अन्य बोलियां जो क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो उपभाषा और बोलियों की अगर हम बात करें तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां इन
हिंदी क्षेत्रों में बोली जाती है। ये नंबर्स आपको याद रखने होंगे। कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन बोलियों का भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित है। कौन कौन सा? अब अगर आप इनको अलग अलग भाग में देखें तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 मुख्य बोलियों का क्षेत्र है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी कानपुर तक का हिस्सा, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, भोपाल, बुंदेलखंड, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी तथा छिंदवाड़ा तक फैला हुआ। इसकी अलग अलग बोलियों का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित है। अभी ये जो क्षेत्र हैं, ये 5 प्रमुख बोलियों का क्षेत्र है पश्चिमी हिंदी में, जहाँ पर हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है और प्रमुख बोलियां यानी इनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी यहाँ पर बोली जाती है। कौन कौन से हैं वो? हरियाणा, दिल्ली। अब अगर आप हिंदी आपने सुनी होगी तो दिल्ली वाले थोड़ी अलग तरीके से खड़ी बोली में बोलते हैं। अगर आप अवधी में चले जाएं तो थोड़ी नखनऊआ नज़ाकत के साथ बोलते हैं। तो बोलियों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। इन 5 बोलियों के क्षेत्र कौन कौन से हैं? हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, भोपाल, पूरा बुंदेलखंड, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा तक फैला हुआ है। अब इनमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती? बोलियों की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम क्षेत्रीय प्रभाव होता है। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? वही देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, थोड़ा सा दिल्ली का भी हिस्सा। खड़ी बोली का शुद्ध रूप बिजनौर में बोला जाता है। बिजनौर में एकदम ठेठ खड़ी बोली बोली जाती है। इस बोली का एक अपना नाम है, कौरवी भी है। इसका नाम कौरवी भाषा भी कहते हैं। इसमें ये भाषा एकदम मतलब इसमें कोई प्यार, कोई नजाकत कुछ नहीं होता। एकदम सीधी खड़ा करके बोली जाती है ना। तू चल, तू आएगा, तू ये कर ले ना, मैं ये करूँगा। और जो थोड़ी वैसी भाषा है, खड़ी बोली नहीं, शुद्ध भाषा हिंदी की है, अवधी क्षेत्र में, वहाँ पर आप, मैं, हम करके बात करते हैं। फिर ब्रजभाषा, दूसरा बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बहुत ही प्यारी मीठी भाषा है, मीठी बोली है यहाँ की। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर, इन जिले में ब्रजभाषा बोली जाती है। हिंदी है, हिंदी की जो ये बोलियां हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा क्षेत्र के अनुसार परिवर्तन होता है बोली में, और ये इनमें अपनी अलग, इसकी अलग पहचान है, अलग अलग मधुरता है। अब अगर आप हरियाणवी बोली की बात करें तो हरियाणा प्रदेश तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र, दिल्ली वो मतलब शहरी दिल्ली की बात नहीं की जा रही है, जो इसका गांव का क्षेत्र है, वहां पर हरियाणा के करनाल, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार आदि जिलों में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा, ये भी बड़ी खड़ी भाषा होती है। इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बुंदेली भाषा, चौथी बुंदेली बोली, यह बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड कौन सा इलाका है? जहाँ झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिले। अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा आइडिया है तो आप बोली को उन क्षेत्रों के अनुसार एक मैप पे बना लीजिए, जिससे कि आपको ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से इलाके में कौन सी बोली बोली जाती है। और यही प्रश्न आते हैं कि ये बोली कहाँ बोली जाती है या इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। कन्नौजी भाषा, ये अवधी और ब्रजभाषा के बीच कन्नौजी भाषा है। अब प्योर अवधी और प्योर ब्रजभाषा, उसके बीच का हिस्सा जो है, वहाँ पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ये कौन कौन सी जगह हैं? फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, यहाँ पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। इस बोली का केंद्र कन्नौज और फर्रुखाबाद है, और जो सेंटर है ये कन्नौज और फर्रुखाबाद है इसका। निमाड़ी, अभी निमाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? निमाड़ी बोली का क्षेत्र है खरगोन और खंडवा के बीच का प्रदेश माना जाता है। ये सभी भाषाएं, बोलियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें, अभी तो हमने बात करी पश्चिमी हिंदी की, अब हम पूर्वी हिंदी, ईस्टर्न हिंदी की बात कर रहे हैं। जॉर्ज पियर्सन के अनुसार पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी के पूर्वी और बिहार के पश्चिम क्षेत्र की भाषा है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र नेपाल के दक्षिण भाग से लेकर मध्य प्रदेश के बस्तर तक फैला हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अभी ऊपर नेपाल से लेकर के बीच में
मध्य प्रदेश तक, यानी ऊपर से नीचे तक का जो हिस्सा है वो कौन सा इलाका कहलाता है? अवधी। वहाँ कौन कौन सी बोलियां होती हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन बोलियां का क्षेत्र कौन कौन सा है? अब इन अलग अलग बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे अवधी कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, बस्ती, हरदोई, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। इन जिलों में अवधिशेष जिले अवधि क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। अब बच्चों, कुछ जगह के नाम बदल गए हैं। तो अब जैसे फैजाबाद है, उसका नाम अयोध्या हो गया। तो अब नाम थोड़े थोड़े, इलाहाबाद है, उसका नाम प्रयाग हो गया है। तो अब आप चाहे तो आप इनको इन्हीं नामों में लिख सकते हो, और नहीं तो आप बदले हुए नामों में भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। दूसरा है बघेली। ये बोली कहाँ बोली जाती है? रीवा, दमोह, शहडोल, जो बीच वाला इलाका है, सतना, मैहर, नागौर, कोठी, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर में बघेली बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का इलाका जो है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, खैरागढ़, नंदगांव, कांकेर, सुरगुजा, कोराप, सारगढ़ में बोली जाती है। अब बच्चों, अभी इतने नाम अगर आपको नहीं याद होते तो आप कम से कम हर बोली के क्षेत्रों के लिए 3-3 नाम अवश्य याद कर लीजिए कि इन 3 क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। 3, मिनिमम 3 या 4 आप याद कर लीजिए। तो आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आप 4 क्षेत्रों के नाम भी लिख देते हैं तो आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। और वरना इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है, जो ट्रिक है वो ये है कि सबका पहला लेटर लेकर के एक कोई कॉमन वर्ड बना लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको दूंगी, और फिर आप उस वर्ड को याद करके आप सभी क्षेत्रों के नाम लिख सकते हैं। अब अगर हम राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी मुख्य रूप से राजस्थान की भाषा है। वो तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण की ओर गुजरात राज्य तक फैला हुआ है। अब राजस्थानी का इलाका काफ़ी बड़ा है। सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार मिल करके भाषा में, बोली में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। यह राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्रों, पूर्वी सिंध, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बरार, गुड़गांव में बोली जाती है। राजस्थान के पूर्व में बुंदेली, पश्चिम में सिंधी, उत्तर में लहंदा, पंजाबी, हरियाणवी, दक्षिण में भीली और मराठी बोली जाती है। राजस्थानी में मुख्य रूप से 4 बोलियां मानी जाती है। अगर राजस्थानी की बोलियों की बात करें तो 4 मुख्य बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? और उन 4 बोलियों के कुछ क्षेत्र हैं। मारवाड़ी, जो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में कौन सी बोलते हैं? मारवाड़ी। अगर मेवाती की बात करें तो उत्तरी राजस्थान भी कहा जाता है, और ये बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी भाषा वो थोड़ी अलग है। यह जयपुर अजमेर की बोली है। यह बोली चारों तरफ से राजस्थान की बोलियों और उपलब्धियों से घिरी है। इस बोली का नाम ढूंढाड़ी भी है। ये आप याद रखेंगे, जयपुरी भाषा को दूसरे शब्दों में ढूंढाड़ी भी कहते हैं। फिर है मालवी। ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। इसका अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में और कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है। यह मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल क्षेत्र में बोली जाती है। तो राजस्थानी भाषा के 4 जो क्षेत्र हैं, 4 जो बोलियां हैं मुख्य रूप से, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, इनके क्षेत्रों में आप 3-3, 4-4 नाम याद कर लीजिए तो राजस्थानी के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब अगर हम पहाड़ी भाषा की बात करें तो पहाड़ी वर्ग की बोलियां कौन कौन सी हैं? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है इनको: पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी के अलावा शेष दोनों बोलियों की हिंदी भाषा की बोलियां माना जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी की 2 प्रमुख उपबोलियां गढ़वाली और कुमाऊनी हैं। इन बोलियों का क्षेत्र निम्नलिखित है। अभी जो पहाड़ी बोलियां हैं उसमें जो पूर्वी पहाड़ी है वहां पर उन बोलियों को हिंदी में नहीं माना जाता। पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, इनको हिंदी क्षेत्र में माना जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी पहाड़ी के नेपाली, ये हिंदी की भाषा या बोली के अंतर्गत आती है। यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरगौर इलाके में बोली जाती है। और गढ़वाली, यह गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी, उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र, यह बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में बोली जाती है। बच्चों, ये हिंदी की भाषा और बोलियों का जो वितरण है उसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एक मैप हाथ में रखिए और उसके बाद उस मैप से पढ़िए। मैं आपको फिर से यही पाठ मैप लेकर के बताऊंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपने आप पढ़ना शुरू करिए, नहीं तो अगले वीडियो में हम मैप के साथ पढ़ेंगे।
अब हम बिहारी बोली की बात करें तो बिहारी हिंदी क्षेत्र की पूर्व दिशा की भाषा है। अनेक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसे हिंदी का भाग नहीं मानते, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इसे हिंदी का प्रमुख बोली वर्ग में रखा जाता है। बिहारी भाषा को हिंदी की भाषा नहीं माना जाता, लेकिन अगर इसको बोलियों के रूप में रखें हम तो बिहारी को मुख्य हिंदी की बोली में रखा जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग तरीके से विभाजन करते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी बिहारी को भोजपुरी बोली को हिंदी के निकट मानते हैं, यानी भोजपुरी बोली को हिंदी के पास की भाषा मानते हैं। बिहारी के अंतर्गत 3 और बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इन बोलियों का भौगोलिक क्षेत्र है। अब आपको बोलियों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसे भोजपुरी कहाँ बोलते हैं? बनारस, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, मगध, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण और सारण में बोली जाती है। मगही की बात करें तो ये बोली पटना, गया। अभी इन सब बोलियों के अलावा जो हिंदी के और भाषा के क्षेत्र हैं वो क्या है? हिंदी का प्रयोग हिंदी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग हिंदी क्षेत्र के बाहर भी फैला है। हिंदी जो है वो केवल हिंदी क्षेत्र में बोली जाती हो ऐसा नहीं है। जो हिंदी के क्षेत्र नहीं है वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। वो कौन कौन से? हिंदी को प्रसारित करने में अनेक सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम लोग हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हैं बराबर। आज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है। हमारी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हमारे देश की भाषा कहलाती है, हमारी राजभाषा है और संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है, उसका एक अलग स्थान है। इसलिए सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं हिंदी के क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार में अब भी लगी हुई हैं। इसके अलावा पर्यटन, टीवी और फिल्मों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने की भूमिका निभाई है। अभी जो हमारा पर्यटन है, टूरिज्म, उसने भी हमारी हिंदी को बढ़ावा दिया। इसके अलावा हमारा जो टीवी है या जो मीडिया है, इसने भी हमारी हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया है। इसकी वजह से हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत आगे बढ़ गया है। हिंदी क्षेत्र के लोग देश के कोने कोने में रोजगार, व्यापार और सेवा क्षेत्र की दृष्टि से जहाँ गए वहाँ उन्होंने हिंदी को प्रचार प्रसार किया। अभी हमारे हिंदी भाषी लोग जो हैं जहाँ जाते हैं वहाँ हिंदी बोलते हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार अपने आप हो जाता है। इसी तरह भारत के बाहर भी अनेक देशों में हिंदी भाषी गए हैं और वहां उन्होंने अपने भाषा को न केवल जीवित रखा बल्कि कई देशों की भाषाई दर्जा भी दिलाया। अभी हमारी भाषा हिंदी बहुत जगह और देशों में प्रयोग तो की ही जाती है, साथ ही साथ उनको एक अलग स्थान हिंदी को वहां दिलाया गया, एक दर्जा दिया गया है। इस दृष्टि से हिंदी की अन्य भाषा क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटते हैं, हिंदी तर भाषी और हिंदी की विदेशी क्षेत्र। हिंदी तर यानी हिंदी से अलग भाषा क्षेत्र और एक है हिंदी का विदेशी क्षेत्र। विदेशों में भी हिंदी बहुत बोली जाती है। अगर आप केवी में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि केवी बहुत से विदेशों में भी है और वहाँ पर हिंदी जो है वो एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है और वहाँ के बच्चों को हिंदी अच्छे से आती है। हिंदी तर राष्ट्रीय क्षेत्र, अब जो जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वो राष्ट्रीय क्षेत्र, हमारे ही देश में बहुत से जगह ऐसे जहाँ पर हिंदी संपर्क भाषा के रूप में नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा भारत के प्रमुख संपर्क भाषा होने और उसके प्रचार प्रसार की वजह से गैर हिंदी भाषी राज्यों में विस्तारित की हुई। तमाम संस्थाएं और व्यक्तियों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, परंतु सर्वाधिक योगदान हिंदी तर भाषा भाषियों को रहा। जो हिंदी तर भाषा भाषी हैं, जो हिंदी नहीं जानते, जो हिंदी क्षेत्र से नहीं आते, उन्होंने भी हमारी हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया। हिंदी सीखी, उसमें काम किया। कितने कवि ऐसे हैं जो हमारे हिंदी भाषी नहीं है लेकिन हिंदी में क्या कविताएं लिखते हैं वो। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भी हिंदी का प्रचार अन्य भाषा क्षेत्र में हुआ। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे गैर हिंदी भाषी, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी तर भाषी क्षेत्रों में, राज्यों में हिंदी भाषा की संख्या दूसरे स्थान पर है, यानी हिंदी भाषा वहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग की जाती है। वहीं महाराष्ट्र, उड़ीसा, दादर और नगर हवेली में हिंदी भाषा तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। देश के अन्य राज्यों में अपनी अपनी भाषा के साथ ही हिंदी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या काफ़ी है। अभी जो गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वहाँ पर तो नियम है कि अगर आप
ऐसे क्षेत्र में आते हैं जो हिंदी तरभाषी क्षेत्र है। वहाँ पर भी आपको हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। बेसिक ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए और लोगों को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है और हिंदी में वो लोग काम कर रहे हैं। यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हिंदी भाषा जानने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में अंडमान निकोबार तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल तक हिंदी फैली हुई है। यानी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हिंदी जो है वो पूरी तरह फैली हुई है। इसके अलावा इसका विस्तार पूर्व के दुर्गम क्षेत्र जो बिल्कुल कॉर्नर्स हैं, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, यहाँ तक हिंदी का बोलबाला है। आंध्र प्रदेश, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, महाराष्ट्र में मुंबई तक हिंदी की दक्षिण शैली सैकड़ों वर्षों से, आज की नहीं, बहुत पुराने समय से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदी ने कई क्षेत्रों में वहाँ की भाषाओं को के कुछ तत्व लेकर अपनी एक नई शैली भी विकसित कर ली जो काफ़ी प्रचलित है, जैसे मुंबईया हिंदी और कोलकातिया हिंदी। यानी हिंदी जो हमारी भाषा है वो एक इतनी सुंदर भाषा है कि हमने इस भाषा में बहुत से बाहरी भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के क्षेत्रों को समाहित कर लिया और अपने शब्दकोश में शामिल कर लिया। और बोलचाल की जो बोलियां हैं उसमें तो मिली जुली भाषा का प्रयोग होता है। जैसे मुंबई में मुंबईया हिंदी बोलते हैं लोग, है ना, और कोलकाता में वो अपनी थोड़ी बंगाली थोड़ी हिंदी मिला करके कोलकातिया हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह की बोली का भी प्रसार हुआ, लेकिन किसी भी तरह से बोला हिंदी का प्रचार प्रसार तो हुआ। हिंदी तो लोगों ने सीखी, अपनी भाषा को के साथ साथ वो हिंदी को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र क्या है? अभी हम अगर अपने देश के बाहर की बात करें तो हिंदी भाषा वर्तमान समय में केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं, न केवल भारत की भाषा है। रोजगार की तलाश और आधुनिक व्यवस्था ने इसे भारत के बाहर भी फैलने का अनुकूल माहौल प्रदान किया, क्योंकि रोजगार करना है। आजकल ग्लोबलाइजेशन का समय है, वैश्वीकरण का समय है, तो एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं और भाषा का विकास होता है। ऐसे ही हिंदी भाषा बाहर के देशों में भी फैली और उसका पूरा प्रसार हुआ, जिसकी वजह से विश्व के कई देशों में हिंदी बोली समझी जाती है। उन देशों में जहां हिंदी भाषियों ने अच्छे भविष्य की तलाश में पलायन कर गए, अभी हमारे देश के लोग बहुत से देशों में चले गए अच्छे भविष्य के लिए, तो वहां जाकर के उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया और हिंदी भाषा उनकी प्रमुख भाषा हो गई। ऐसे देशों में कौन कौन से हैं? फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका। ये जगहें ऐसी हैं जहां हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। उनकी अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में डरबन में भारतीय मूल के निवासी सर्वाधिक हैं। अगर आप दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ पर डरबन भारतीय मूल, हमारे इंडियन मूल के लोग हैं, डरबन जाति के। यहाँ पर नैताली भाषा भोजपुरी हिंदी का ही एक रूप है। उनकी जो नैताली भाषा है वो हमारी भोजपुरी से मिलती जुलती है। इसी तरह उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में भी हिंदी का ही एक विशिष्ट शैली का प्रयोग होता है। मतलब उनकी हिंदी थोड़ी हमसे अलग है, लेकिन वो है हिंदी का रूप। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे अजुबेकी नाम दिया है। कुछ विद्वान इसे पार्या नाम से जानते हैं। भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका में भी हिंदी बोलने और समझने वाले भारतीयों की काफ़ी संख्या है। अब अगर आप इन देशों में, आसपास के देशों में जाएं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, वहाँ सब लोग हिंदी बोलते समझते हैं। नेपाल में 53% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। वहाँ के जो रहने वाले हैं वो हिंदी इंडिया से गए हैं, हिंदुस्तान से लगाए हुए लोग हैं, तो ज़्यादातर लोगों की यानी 50% से ज़्यादा नेपाली लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। पाकिस्तान में सभी उर्दू भाषी हिंदी समझने और बोलते हैं। पाकिस्तान में तो उर्दू उनकी अपनी भाषा, लेकिन हिंदी सबको समझ में आती है। इसके अतिरिक्त आजीविका और व्यापार के दृष्टि से अनेक भारतीय विदेशों में बस गए और हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। अभी व्यापार के लिए लोग बाहर जाते हैं और अपनी भाषा का प्रयोग वहाँ पर करते हैं और हमारी भाषा का प्रचार प्रसार होता है। ऐसे देशों में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, अफ्रीका, खाड़ी के देश। अगर आप कनाडा पहुँच जाएँ तो आपको कुछ इलाके जहाँ पर केवल पंजाबीज हैं, वहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान से बाहर हैं। वहाँ पर आपको लगेगा आप इंडिया में ही हैं, क्योंकि सब हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे आपको। प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त विदेशी मूल के भी अनेक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और समझते हैं। अभी केवल ऐसा नहीं कि जो इंडियन बाहर गए वही बोलते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भी हिंदी को अच्छी तरह से बोलते और समझते हैं। भारत के बाहर जिन देशों में किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रचलन है, उनके पीछे इन प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाहर के देशों में जो हिंदी बोली जा रही है वो किसका योगदान है? जो हमारे देश से बाहर गए, उनका बहुत बड़ा योगदान है।
हिंदी के प्रचार प्रसार में। हिंदी भाषा और उसका क्षेत्र भारत और भारत के बाहर विस्तारित करने में दो और चीज़ों को, और किस किस का योगदान, एक तो प्रवासी भारतीय जो अपने देश से बाहर जाते हैं उनका योगदान है, और दो क्या चीज़ें हैं, पहला फिल्म और दूसरा और उनके गीतों ने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। अभी हिंदी गीत जो है, फिल्मी गीत हमारे बॉलीवुड के, वो इतने फेमस हैं, बाहर के लोग इतने मज़े से गाते और सुनते हैं, इसने हिंदी को सिखाई उनको। हमारी हिंदी फिल्में, तो फिल्में और हमारा संगीत, इन दो चीज़ों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदी को बाहर के देशों में प्रचार प्रसार करने में। हिंदी भाषा के क्षेत्र में विस्तारित करने में ग्लोबलाइजेशन और बाजारवाद का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाहर देशों में हिंदी को प्रचार प्रसार करने में किन चीज़ों का योगदान है, कौन से तत्व हैं जिनका योगदान है, तो आप ये लिखेंगे कि जो बाहर जाने वाले जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो हमारी फिल्में, हमारा संगीत और हमारा बाज़ारवाद, जो हम कैपिटलिज्म जो है हमारा, और ग्लोबलाइजेशन, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाया। इसीलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो हिंदी को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि काम इंडिया के लोगों से करवाना है तो हिंदी को महत्व देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडियंस हिंदी में बात करेंगे। परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलने फूलने का मौका मिला, और यही कारण है कि आज हिंदी केवल भारत की ही भाषा नहीं, भारत के बाहर के लोगों की भी भाषा बन गई और प्रिय भाषा बन गई। अगर हम निष्कर्ष पर बात करें तो निष्कर्ष के रूप में हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह हिंदी भाषी क्षेत्र के कुल जनसंख्या का लगभग 86% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में टोटल जितनी जनसंख्या, उनके 86% लोग हिंदी बोलते हैं और 100% समझते हैं। पूरे भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 42.88% लोग हिंदी जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, और लगभग 73% जानते हैं। हिंदी तरफ भारतीय क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा भाषियों की खासी जनसंख्या है, और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जो हिंदी तरभाषी यानी जो हिंदी भाषा के अलग जगह हैं जहाँ पर हिंदी क्षेत्र नहीं है, या भारत से बाहर, वहाँ भी हिंदी की जनसंख्या, हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। फलतः हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, तो हिंदी की जो ज्योग्राफी है वो भी बराबर एक्सटेंड हो रही है, उसकी सीमाएं बढ़ रही हैं और बहुत दूर दूर तक हिंदी पहुंच रही है। तो हिंदी बोलने पर, हिंदी समझने पर, हिंदी पढ़ने पर हमें गर्व होना चाहिए बच्चों। अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी जरूर सीखिए, वो भी एक भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन हिंदी का ज्ञान होना आपके लिए गर्व की बात है। आप किसी दूसरे देश में जाकर के अंग्रेजी ना बोलें, हिंदी में बात करिए। अगर आपको कोई भारतीय मिलता है या कोई हिंदी बोलने वाला मिलता है तो हिंदी में बोलिए, वो भी हमारा गर्व है, हमारा गौरव है। तो आज का पाठ यहाँ समाप्त करते हैं। हमारे हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, ये विकास कैसे हुआ? क्रम से हुआ, एक के बाद एक क्रमिक विकास हुआ है धीरे धीरे, और हमने बहुत सी भाषाओं के शब्दों को समाहित किया, बहुत सी क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियों के शब्दों को लिया और अपनी एक नई तर्ज की हिंदी बनाई और बोला और प्रचार प्रसार किया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सहायता देगा, आपको मदद करेगा। अगर आप किसी और विशेष विषय पर चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते रहिए, देखते रहिए। गुड बाय।